हाय फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। वो है COP28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। आपने इसको लास्ट 10 डेज से 15 डेज से न्यूज़ में कई बार देखा होगा, लेकिन COP28 है क्या? बेसिक तरीके से तो मैं भी जानता हूँ, आपको पता है। लेकिन इस छोटे से वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं आपको एक पूरा बैकग्राउंड देने के साथ साथ COP28 का क्या आउटकम रहा है उसके बारे में बताऊँ। राइट। तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये आपका जो CSIR-CSIO का जो एग्जामिनेशन होगा अभी, उस एग्जामिनेशन में जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसके साथ और भी चीज़ लिखा हुआ है, एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले हम देखेंगे एग्ज़ाम का सिलेबस। तो देखो, कुछ इस प्रकार से सिलेबस है आपका। राइट। तो हाँ, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। मतलब जाहिर सी बात है, मैं पूरे सिलेबस की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ ESG की। राइट। तो अगर इस वाले पॉइंट में देखूँ तो बहुत सारा चीज़ है। थोड़ा सा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के साथ साथ क्लाइमेट के ऊपर में फोकस किया गया है। राइट। तो ये क्लाइमेट रिलेटेड टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? व्हाट आर COPs, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एंड आउटकम ऑफ द COP28। तो बहुत ही छोटे तरीके से चीज़ को समझेंगे। बढ़ते हैं आगे COP28 के बारे में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं प्रीवियस स्लाइड में ही, ये वीडियो क्योंकि छोटा है, सो द आउटकम दैट आई एम गिविंग यू आउट इज़ वेरी बेसिक इन नेचर। वेरी बेसिक इन द सेंस, इसमें सिर्फ मेजर इनिशिएटिव्स कवर है। लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर एग्जाम में आया तो यही से आएगा। बट येस, जाहिर सी बात है, COP26, COP28, जहाँ पे इतने सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, तो वहाँ पे आउटकम्स और भी बहुत सारे हैं जिसको डीप में हमें समझना है। लेकिन इस एग्जामिनेशन की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे पता है, आप इंटरनेट सर्च करते हो, आप सर्च करके कोई भी UPSC सेंट्रिक वीडियो पे लैंड करोगे और उस पर जो डेप्थ बताया है वो आपके एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड नहीं है। राइट। तो ये चीज़ आपको यहीं पे समझ लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे COP28 ये हुआ कहाँ पे, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है ना, हम सारा चीज़ पढ़ लेते हैं लेकिन एक बेसिक डिटेल ही भूल जाते हैं। सो COP26 कहाँ पे हुआ? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये आपको ध्यान देना है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में ये COP संपन्न हुआ। अब हम देखेंगे एक बैकग्राउंड। राइट। क्योंकि देखो, विदाउट बैकग्राउंड किसी भी चीज़ को समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये भी बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल्दो हर एक, ये जितना भी मैं आपको अभी COP के बारे में बताऊंगा, हर एक पे एक इंडिविजुअल वीडियो बन सकता है, बट इतना आपके एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कई बार ये होता है कि हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट। देयर इज़ नो डाउट कि ये जो सारा चीज़ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये समझना है कि आप जिस एग्जामिनेशन के लिए अपियर कर रहे हो, क्या ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो इतने डिटेल में ये ज़रूरत नहीं है। तो देखो, एक बैकग्राउंड के तौर पे 1992 पे ये सारा मामला शुरू हुआ, अर्थ समिट, जहाँ पे UNFCCC को ओपन किया गया। राइट। अब आप चीज़ को समझो, इसको रियो कन्वेंशंस भी बोलते हैं। 1992, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ। डिस्कशन पहले से था, तभी जाके ये आउटकम निकला। बट 1992 इज़ वन सच ईयर वेयर थिंग्स स्टार्टेड मूविंग, आप ये बोल सकते हो। इसके बाद अगर बताऊँ, COP1 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, ये कहाँ पे हुआ? बर्लिन में हुआ। राइट। बर्लिन में ही हुआ। कई बार ये आ सकता है एग्जामिनेशन में। COP28 तो सबको पता होगा, लेकिन किसको, बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा कि COP21 बर्लिन में हुआ है। राइट। तो आप उन स्टूडेंट्स हो जिसे अभी पता चल गया है कि ये कहाँ पे हुआ है? बर्लिन में हुआ है। इसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है? देखो, क्योटो प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इन द एंटायर क्लाइमेट चेंज स्टेप। राइट। टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है, किसमें? क्योटो प्रोटोकॉल में। आपको ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम ग्रीन हाउस गैसेस की बात किस में की गई है? तो किस में की गई है? क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997। इसके बाद 2001 में आते हैं, इसमें माराकेश एकॉर्ड, राइट, फॉर इम्प्लीमेंटिंग KP सेटिंग अप फंड इंस्ट्रूमेंट एंड टेक ट्रांसफर, 2001 में हुआ। ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं 2005 में यहाँ पे हुआ मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको MOP1 का नाम दिया गया, मीटिंग ऑफ पेरिस। राइट, क्या नाम दिया गया? मीटिंग ऑफ पेरिस। ये पहला मीटिंग है जहाँ पे ये सारा चीज हुआ। एंड क्योटो प्रोटोकॉल जो है इट एंटर इनटू द फोर्स। तो देखो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में बस बात किया गया, लेकिन 2005 में ये फोर्स में आया, एंटर्ड इनटू फोर्स। 2007 COP13 हुआ, बाली रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कन्वेंशंस थ्रू लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन एक्शन बियॉन्ड 2012, ये चीज हुआ। इसके बाद 2012 में आते हैं। 2012 में COP8 हुआ, नहीं CMP8 हुआ। दोहा एक्सटेंडेड दी क्योटो प्रोटोकॉल टी 2020 एंड सेट लीगली बाइंडिंग टारगेट्स, कुछ टारगेट सेट किए गए। राइट, तो ये 2012 में हुआ। इसके बाद 2013 में COP19 हुआ, 2015 में COP21 हुआ। COP21 में पेरिस में हुआ ये, टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल, प्रिफरेबली टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, इससे कम रखने की बात 2015 में पेरिस में की गई COP21 में। COP26 इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इसमें पंचामृत की बात प्राइम मिनिस्टर ने की है। एंड देश के सामने 5 बड़े टारगेट्स है जो अलग अलग टाइम पे पूरे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2030, 2070। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। राइट, दिस इज समथिंग आई एम गिविंग यू एज ए होमवर्क। ऑनलाइन में होमवर्क तो नहीं दे सकते, राइट, लेकिन फिर भी आपके लिए होमवर्क यही है कि आप इसे कमेंट सेक्शन पे लिखो कि COP26 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कितना और कौन कौन सा टारगेट देश के सामने रखा। देखो, कितना का जवाब तो मैं दे ही दिया, 5 टारगेट, पंचामृत का नाम दिया उन्होंने, बट क्या क्या टारगेट ही आप कमेंट सेक्शन पे लिखो। COP27 2022 में हुआ। राइट, ये कहाँ पे हुआ? इजिप्ट में हुआ, शर्म अल शेख में हुआ। ठीक है, तो इसमें एग्री किया गया लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। तो लॉस ऑन डैमेज फंड बस एग्री किया गया, उसको स्टेबलाइज नहीं किया गया। लेकिन अगर COP28 की बात करें तो उसमें यह स्टेबलाइज किया गया, जो हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो अब व्हाट इज COP? सो देखो, ये एक गैदरिंग है कुछ नेशंस का विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ये बड़ा ही फेमस नाम है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पढ़ना है। ये एस्टेब्लिश किया गया 1992 में अर्थ समिट, जो कि मैंने लास्ट वाले स्लाइड में आपको बताया। करेक्ट। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मेजर आउटकम्स क्या हैं। तो मेजर आउटकम की बात करें, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ना GST की बात करते हैं, ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट। मतलब इसके तहत क्या होता है? पीरियोडिक रिव्यू होता है, क्योंकि देखो ये कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग राष्ट्र अध्यक्ष, अलग अलग देश इसे साइन करते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड वर्क क्या होता है, रियलिटी क्या है, वो रियलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट है, दिस इज अबाउट चेकिंग द रियलिटी। सो दिस इज पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म। ठीक है, ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 में इसे लाया गया था। अब ये जो है इस बार पीरियोडिक रिव्यू करवाया गया। सो इट प्रोपोजेड 8 स्टेप्स टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपलिंग कितना है? रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो देखो ये एक बहुत बड़ा क्या है? टारगेट है। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल कर देना साइज में, नॉट ओनली डबल, ट्रिपल कर देना 2030 तक। राइट, चलो दूसरे कुछ देखते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड, जिसे COP27 में स्टेबलाइज किया गया था, अब इसे वर्ल्ड बैंक ओवरसी करेगा। मतलब इसे अब फोर्स में ला दिया गया है टू कॉम्पनसेट द कंट्री ग्रैपलिंग विद द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से जिन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, उन्हें इस फंड से पैसा दिया जाएगा, ताकि वो उस इम्पैक्ट से उभर पाए एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे काम कर पाए। लॉस एंड डैमेज फंड कौन ओवरसी करेगा? ये सवाल बन सकता है। वर्ल्ड बैंक ओवरसी करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंट प्लेज। प्लेज मतलब क्या होता है? एक प्रॉमिस कि हम ये करेंगे। राइट, तो ये सारे देशों ने लिया। तो मेंबर कंट्री
to triple the world's installed renewable energy generation capacity to at least 11,000 gigawatt by 2030. तो ये आपको याद रखना होगा, राइट. इसके बाद ग्लोबल कूलिंग प्लेज, इसमें 66 कंट्रीज ने प्लेज लिया टू रिड्यूस cooling related emissions across all sectors by at least 68% globally relative to 2022 level by 2050. 2050 तक जो 2022 का लेवल है उसमें 68% तक का गिरावट करने वाली है. ये प्लेज किसने लिया है? 66 कंट्रीज ने लिया है. तो देखो ये मेजर आउटकम्स है. आउटकम्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इन मेजर चीज़ों को याद रखना होगा, राइट. तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में. टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. बट बिफोर आई से गुड बाय, लेट मी रिमाइंड यू व्हाट. लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो कोर्स है हमारा CSIR केस है ना, तो उस पर ये सारे फैकल्टी से जो आपको पढ़ाने वाली हैं, सो आप एक बार डेमो चेक कर सकते हैं. टिल देन ऑलवेज रिमेंबर, IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर.